बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एआई को यूज़ करते हुए एक डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट जो है या डेटा एनालिस्ट के तौर पे जो आप प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं, उनके ऊपर काम करना सिखाऊँगा एंड वी विल बी यूजिंग पाइथन टुडे। और पाइथन के अंदर हम डिफरेंट किस्म की जो है वो सिनेरियोज़ जनरेट करके एक प्रॉपर वे के अंदर डेटा एनालिस्ट रिपोर्ट एक जनरेट करने वाले हैं। और उसके लिए हम यूज़ करेंगे वीएस कोड, जो हमारा सॉफ्टवेयर है। और वीएस कोड के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम सारा काम करने वाले हैं। ये एक आईडीई है। हम जो पाइथन है उसको भी यूटिलाइज करेंगे फॉर श्योर। और हम कोंडा एंड मिनी कोंडा के डिफरेंट किस्म के एनवायरनमेंट्स को देखेंगे कि किस तरीके से पाइथन एनवायरनमेंट्स जो हैं वो काम करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम गिट बैश को यूज़ करने वाले हैं। गिट बैश क्या होता है? ये बेसिकली टर्मिनल होता है जो आपकी विंडोज़ के अंदर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक प्रॉपर लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल में बताई हैं, कैसे आपने इसे इंस्टॉल करना है, किस तरीके से इन चीज़ों को देखना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप अभी ये लाइव मुझे सुन रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाके आपने ऑफ कोर्स ये वाला जो हमारा क्रैश कोर्स है, इसके अंदर एक 11 घंटे का एक लेक्चर है, जो बेसिक लेक्चर है जिसके अंदर आप पाइथन को सीख सकते हैं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। और इसके अंदर मैंने डिफरेंट किस्म के एनवायरनमेंट्स और डिफरेंट किस्म की चीज़ें सिखाई हुई हैं। और यहाँ पे चैप्टर्स भी मैंने आपको बताए हुए हैं। दिस इज़ द प्री रिक्विजिट इंस्टॉलेशन मेथड एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। आप यहाँ से इंस्टॉलेशन मेथड और बाकी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन जो काम हम आज करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे जिसके थ्रू हम सीखेंगे कि डेटा एनालिटिक्स को किस तरीके से हम एक प्रॉपर वे में लेके चल सकते हैं। सो जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना होता है, आप उस प्रोजेक्ट के अंदर अपना प्लान सबसे पहले लिखते हैं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि आप प्लान करते हैं आप क्या करने वाले हैं। प्लान के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी ये होती है कि आपने कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा को डील करने के लिए। सो हम आज यूज़ करने वाले हैं पाइथन को। और पाइथन के थ्रू हम डिफरेंट किस्म के टूल्स या लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके एक डेटा एनालिटिक्स की प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाने वाले हैं, जिसे हम केस स्टडी कह सकते हैं। ठीक है? अच्छा, प्लान में सॉफ्टवेयर आ गया, फिर दूसरा डेटा जो है वो कहाँ से आना है, किस किस्म का डेटा है और इस पे हमने क्या-क्या काम करना है। सो इसको मैं बोलता हूँ WH क्वेश्चंस। आप अपने WH क्वेश्चन जो है वो एक लिख लेते हैं। और WH क्वेश्चन लिखने के साथ ही जो अगला काम आप करते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू, अगर आप यहाँ पे नंबर 3 पे आएँ, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो होना चाहिए कि आप इसको प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट भी करें। डॉक्यूमेंट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो आप हैं या आपसे आने वाले जो दूसरे लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, दे विल नो कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से बनाया गया है और इस प्रोजेक्ट की निटीज़ एंड ग्रिटीज़ क्या हैं। सो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम मार्कडाउन के थ्रू करते हैं ताकि सेम जगह पे हमारे पास ये चीज़ें सेव रहें। मार्कडाउन जो है वो .md फाइल के साथ चलता है, जो पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया। नंबर 4 वुड बी कि हम इसको एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रखें कि अगर हमारे पीसी को या सिस्टम को कोई नुकसान हो जाता है तो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारे के सारे हमारे कोड्स, डेटा एंड स्क्रिप्ट्स जो हैं वो पड़े रहें। ठीक है? ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये आप फिर किसी भी एक और सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं और कोलैबोरेट भी कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है? और इसको मैं यूज़ करना भी आपको सिखाऊँगा और चीज़ें जो हैं और डिटेल में देखेंगे। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे गिटहब, जो हमारे पास एक ऑनलाइन गिट जो है वो ऑनलाइन होस्ट है, या आप इसको कह सकते हैं कि होस्टिंग सर्विस है। और हम गिट को यूज़ करेंगे फॉर वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आज मैंने एक काम किया, मैं इसको जब अपलोड करूंगा तो ये एक स्पेसिफिक कमिट के साथ या मैसेज के साथ सेव होगा। फिर इसी के अंदर अगर मैं कोई और काम करता हूँ वो एक स्पेसिफिक मैसेज के साथ होगा, फिर तीसरे पे करता हूँ तो वो एक स्पेसिफिक मैसेज के साथ होगा। एंड अगर मुझे चाहिए कि मैं इस स्टेज पे वापस जाऊं तो मैं दोबारा से वापस इस स्टेज पे जा सकता हूं इजीली। ठीक है? सो वर्जन कंट्रोल का मतलब होता है जो आप चेंजेस कर रहे हैं एक स्पेसिफिक चेंजेस पे आप जो है वो जा सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो अगली चीज होगी मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूं कि आप इन सारे टूल्स को यूज करके किस तरीके से प्रॉपर वे में रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं विच यू कैन एक्चुअली प्रेजेंट। ठीक है? और देन नंबर 6 वुड बी एआई किस तरीके से इसमें यूज हो सकती है। उसके लिए हम यूज करने वाले हैं गिटहब कोपायलट, और इसको यूज़ करके हम काम करने वाले हैं। आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी से बेहतर है कि आप गिटहब कोपायलट को यूटिलाइज़ करें, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे एल्गोरिथम्स जो हैं वो ऑलरेडी दिए गए हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अब हम ये काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम होता है कि आपने किसी एक जगह पे जाने के बाद वहाँ पे अपना फ़ोल्डर क्रिएट करना होता है। सो मैं जो हमारा समर बूट कैंप चल रहा है, इसी के अंदर ही यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। ठीक है?
और इस फ़ोल्डर को फिर हम पुश करेंगे। आप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, कहीं और भी इसको कर सकते हैं। तो इस फ़ोल्डर को मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ, और यहाँ पे इस फ़ोल्डर के ऊपर मैं इसे रीनेम करके कह देता हूँ, से फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा, या इसको हम नाम दे देते हैं टिप, या इसको लेट्स सी, पहले हम डेटा को देख लेते हैं कि किस डेटा पे काम करना चाहिए हमें। सो सीबॉर्न डेटा सेट्स हमारे पास मौजूद हैं जो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है सीबॉर्न की लाइब्रेरी के अंदर आते हैं, पाइथन की लाइब्रेरी है, ठीक है। सो इसमें से कोई भी एक डेटा सेट हम चूज कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बिल्कुल छोटे डेटा सेट से हम स्टार्ट करें, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े डेटा सेट पे जाएं। जैसे ये टिप्स का डेटा है जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है। ये रेस्टोरेंट के अंदर टिप कितनी मिलती है बेस्ड ऑन द टोटल बिल, जेंडर या सेक्स, स्मोकर है बंदा या नहीं है, डेट, टाइम एंड साइज। तो इस डेटा को हम एनालाइज करेंगे और इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं कि ये डेटा किस तरीके से हमारे पास सही तरीके से चल रहा है। ओके, सो इस वजह से इस प्रोजेक्ट को भी नाम मैं उस तरीके से देने वाला हूं, और इस प्रोजेक्ट को मैं बोलूंगा टिप्स डेटा एनालिस्ट रिपोर्ट, ठीक है। सो इसको मैंने नाम दिया टिप डेटा एनालिस्ट रिपोर्ट। तो ये बेसिकली आप खुद से भी नेम दे सकते हैं, टोटली अप टू यू। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड काम हम ये करते हैं, वीएस कोड के ऊपर राइट क्लिक करके, ठीक है, यहां से न्यू विंडो ओपन कर लेंगे। न्यू विंडो मैंने ओपन की। यहाँ पे आने के बाद आप ओपन फोल्डर करते हैं, और जिस फोल्डर के अंदर आपने वो सारा काम करना है उस फोल्डर को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो अब ये जो मेरे पास फोल्डर है वीएस कोड के अंदर, वो वाला सिलेक्ट हुआ है विच आई हैव क्रिएटेड हियर, ठीक है। ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक्सटेंशंस आ जाती है लेफ्ट साइड के ऊपर, और ये एक्सटेंशंस जो हैं वो सारी की सारी आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। सो पहला मैं यहाँ पे आपको एक क्विक ओवरलुक दूंगा कि मैंने कौन सी एक्सटेंशंस अभी तक इंस्टॉल की हुई हैं। और ये एडवांस लेवल पे मैं डेटा एनालिटिक्स के काम करता हूँ, इस वजह से मुझे पता है कि डॉकर एंड कंटेनर टूल आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बट देयर आर मेनी लाइक draw.io, edit.csv, एक्सेल की फाइल को व्यू करना, गिटहब को पायलट चैट, गिटहब थीम्स, ग्राफवेज प्रीव्यू, एचटीएमएल प्रीव्यू, एंड बाकी ये जुपिटर नोटबुक्स की कुछ इस तरीके से ये वाली मैंने सारी की सारी एक्सटेंशंस जो हैं वो यहाँ पे की हुई हैं। एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से इन एक्सटेंशंस को यूटिलाइज करते हैं। अगेन मैं आपको फिर कहूंगा कि ये जो एक लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप यहाँ पे चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, राइट। ओके, तो मैं टिप्स के डेटा पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने काम करना है। सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आपने आते ही इस फोल्डर के अंदर readme.md फाइल एक बनानी होती है, ठीक है। सो ये क्यों जरूरी है? ये इस वजह से जरूरी है कि आपने जो भी इसके अंदर काम करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारे के सारा इसके अंदर सेव होगा readme.md, और ये मार्कडाउन एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, readme.md के अक्सर औकात लोग स्पेलिंग लिखते हैं readme.md, कभी लिखते हैं readme.md सारे कैपिटल, कभी स्मॉल, कभी कैपिटल स्मॉल, कभी टाइटल केस। तो इट्स अप टू यू, आप जो भी रखना चाहें, लेकिन .md फाइल इसका नाम रख देंगे, ठीक है। दूसरी फाइल जो आपने बनानी होती है .git इग्नोर की एक फाइल आपने बनानी होती है, ठीक है। ये क्यों जरूरी है ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस तरीके से हमने इन चीजों को लेके चलना है। ये मैंने 2 फाइल्स बना ली। अब यहाँ पे पहला मैं काम क्या करूंगा, क्योंकि मैंने गिटहब को-पायलट यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये को-पायलट चैट कंप्लीशन मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और मैंने प्रो वर्जन इसका लिया हुआ है। अगर आप भी इसका प्रो वर्जन लेना चाहते हैं, सो यू कैन गो विद गिटहब को-पायलट या गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक। सो स्टूडेंट डेवलपर पैकेज टीचर डेवलपर पैक के अंदर ये आपको फ्री में मिलता है, तो इसको आप जाके एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये यहाँ से फ्री में मिल जाएगा। अच्छा, अगर आप वैसे यूज़ करना चाहते हैं गिटहब को पायलट को, तो आपने सिर्फ गिटहब की अपनी आईडी बनानी होती है, और गिटहब को पायलट को यहाँ से जाके आप फिर एक्सेस कर लेते हैं इजीली, और यहाँ से गेट स्टार्टेड फॉर फ्री आप इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ट्राई के लिए आपको कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ यहाँ पे कंप्लीशन के यहाँ पे चीज़ें देता है। सो फ्री में भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर कपल ऑफ कोड्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को नाम देना है, तो मैं हैशटैग एक लगाऊं तो ये पहला हेडर हो जाएगा जिसको हम टाइटल बोलते हैं। सो मैं यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट करेगा, ये गिटहब को पायलट मुझे सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास टिप्स फॉर डेटा एनालिस्ट रिपोर्ट, हम ये वाला काम करने वाले हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये प्रोजेक्ट किस काम का है, ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं इसकी डिटेल लिखूंगा, दिस या रेपोजिटरी या प्रोजेक्ट। रेपोजिटरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने इसको अपलोड करना है ऑन गिटहब। सो गिटहब क्या है मैं भी आपको दिखा देता हूँ, गिटहब। तो ये रही जी गिटहब, और यहाँ पे ये है मेरी प्रोफाइल,
आप इस तरीके से साइन इन करते हैं और रेपोजिटरीज मेरी काफ़ी बनी हुई हैं, उसमें से एक दो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वाली हमारे पास एक पाइथन का चिल्ला 2024 की एक रेपोजिटरी बनी है। ये जो हम रीडमी फाइल लिख रहे हैं ना, ये इस तरीके से यहाँ पे ये इस तरीके से ये वाली फाइल ऐसे नजर आएगी, ठीक है। सो ये इस वजह से ये वाली रीडमी फाइल यहाँ पे लिखी जा रही है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वही चीजें लिखनी है जो यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि ये रेपोजिटरी जो है टिप्स का डेटा है, बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग effective data analyst report whether you are a beginner or experienced analyst. These tips will help you to communicate your findings clearly and effectively. ठीक हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप हम चलने वाले हैं। अब मैंने जो भी काम करना है यहाँ पे उसको लिखते जाना है। सबसे पहला काम होगा इंस्टॉलेशन बाय क्रिएटिंग ए पाइथन इन्वायरमेंट। अब ये काम क्यों जरूरी है, हमने सबसे पहले एक पाइथन इन्वायरमेंट क्रिएट करना है इनसाइड दिस फोल्डर एज वेल। कोंडा के थ्रू भी कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे इस तरीके से एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उसका एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 ऐसे डॉट लगा के बैश को लिखते हैं और यहाँ पे इस तरीके से हम अपना जो है वो डेटा एनालिस्ट की पूरी रिपोर्ट इसके अंदर लिख सकते हैं। सो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए आप लिखेंगे पाइथन -m vnv और यहाँ पे आप डॉट vnv लिखते हैं, ठीक है, डॉट वर्चुअल एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट क्या करेगा, पाइथन की स्पेसिफिक लाइब्रेरीज इसी एक फोल्डर के अंदर इंस्टॉल कर देगा यहीं पे, राइट। और इसको आप टर्मिनल के अंदर जाके लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है, जो मैंने गिट बैश आपको इंस्टॉल करवाया उसका मकसद ये है कि ये है गिट बैश। इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं जूम ऑन कर लेता हूँ, मैं कोंडा को डीएक्टिवेट करता हूँ बिकॉज दैट्स अनदर काइंड ऑफ इन्वायरमेंट क्रिएटिंग थिंग। अब मैं जाता हूँ सीडी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इस एक पाथ पे जाना है जहां पे ये वाला फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी एज पाथ करता हूँ इस फोल्डर को और गिट के अंदर आके सीडी यहाँ पे इसे पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेट मी सी, ये मेरे पास आ गया पाथ। सो ओके, दैट्स समथिंग इज रॉन्ग हियर। सो मैं यहाँ पे cdz, लेट मी सी। सो इसका एक दूसरा तरीका भी है, क्योंकि ये मैंने वर्चुअल पीसी चलाया हुआ है तो इस वजह से मेरे पास जी ड्राइव जो है वो कनेक्टेड ड्राइव है। सो मैं इसको और भी सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आप यहीं पे टर्मिनल में जब जाएंगे ना, जब आप ये टर्मिनल ओपन करेंगे यहाँ से इस जगह से, तो आपका डायरेक्ट वही पाथ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो मैं यहीं पे इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो ये मेरे पास टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो गया। आप गिट बैश सेपरेट भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं। अक्सर लोगों को जब टर्मिनल पे क्लिक करते हैं गिट बैश यहाँ पे नजर नहीं आता, तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे। सो यहाँ से डिफॉल्ट प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे और गिट बैश को सिलेक्ट कर लेंगे। सो ये आपके सामने इस तरीके से गिट बैश आ जाएगा। मैंने ये बना लिया, यहाँ तक क्लियर है आप सब कुछ। अब जो कमांड्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन के एनवायरनमेंट क्रिएट करने की, इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो है वो चीज़ें आ जाती होती हैं अक्सर औकात। मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने इसे रन किया, अब यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, ये देखें, फोल्डर ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब ये एनवायरनमेंट क्या करेगा, इसके अंदर हम चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पाइथन मैंने अपने पीसी के अंदर पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। पहले आपने पाइथन इंस्टॉल करना है, फिर आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और पाइथन का जो मेरे पास वर्जन है दैट इज 3.13 इस वक्त जिस पे हम काम कर रहे हैं। सो मैंने जो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। क्रिएट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे इसे। और उसके लिए सिंपल ये वाली कमांड चलाएंगे, क्योंकि हम गिट बैश को यूज कर रहे हैं। virtual environment in Windows using git bash। अच्छा, तो हम ये वाली कमांड यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने जाना है, सोर्स लिखना है यहाँ पे, सोर्स स्पेस स्पेस, ये इस फोल्डर के अंदर जाना है, .venv स्लैश स्क्रिप्ट के अंदर जाना है और ये एक्टिवेट वाला जो बैश कमांड है इसको रन करना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट्स एंड बैश। जैसे मैं सॉरी एक्टिवेट, जैसे मैं इसको रन करता हूं, यू विल सी कि वर्चुअल एनवायरनमेंट यहां पे शो हो गया, ठीक है। अब इससे पता क्या हुआ है, हम जो भी काम करेंगे वो इस एक एनवायरनमेंट के अंदर होगा, यानी कि जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, जो भी हम कोई चीज इस पाइथन के थ्रू इंस्टॉल करेंगे वो इस फोल्डर के अंदर आएगी।
समझ आ गई बात की? और वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हमने क्या करना है, हमने ./.vn सॉरी गिटहब के अंदर, गिटहब इग्नोर के अंदर ये हमने लिख देना है। इसकी रीजन क्या है कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला जो फोल्डर है उसे इग्नोर करेंगे। सो इग्नोर .vn डायरेक्टरी। अब ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको अभी समझाता हूं। ये मैंने गिट इग्नोर के अंदर भी ऐड कर दिया। अच्छा, तो ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया, हमने इसे एक्टिवेट कर लिया। अब इसके अंदर हम करेंगे लाइब्रेरीज को इंस्टॉल। सो हमने यहाँ पे लिखा है इंस्टॉलेशन बाय क्रिएटिंग अ पाइथन एनवायरनमेंट, पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है? ये बेसिकली आप जब भी कोई काम करते हैं तो आप हर एक पाइथन के पैकेज को सेपरेट वे में रखना चाह रहे हैं, तो इस वजह से वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि ये सब कुछ ना मैंने अगेन वही चीज कि यहाँ पे मैंने ये बताया हुआ है कि इंस्टॉल कैसे करना है, मिनी कोंडा एनवायरनमेंट क्या होता है, कोंडा एनवायरनमेंट क्या होता है, गिट बैश कैसे इंस्टॉल करनी है, एनवायरनमेंट्स किस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, सो गिट बैश अगर वीएस कोड में नहीं चल रही तो वो भी बताया हुआ है, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स हियर। अगर आपको फिर ना समझ आए कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, सो अगेन आप यूट्यूब पे जाने के बाद कोडानिक्स का जो हमारा चैनल है इसके ऊपर एक वीडियो है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ सर्च बार में लिखना है यहाँ पे इन्वायरमेंट, ये आपके पास वीडियो आएगी, मिनी कोंडा एनवायरनमेंट, कोंडा एनवायरनमेंट, फिर आपके सामने आएंगी ये वाली कोंडा मांबा पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट। सो ये 2-3 वीडियोस अगर आप देख लेते, स्पेशली ये वाली कोंडा वर्सेस मांबा वर्सेस पाइथन एनवायरनमेंट क्या होते हैं, तो ये आपको बताएगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट किस तरीके से हम हैंडल करते हैं और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वे टू गो फॉरवर्ड। एनी हाउ, ये मैंने यहाँ पे कर लिया, इसको एक्टिवेट कर लिया। अब अगला काम है इसके अंदर इंस्टॉलेशन करना। सो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल करूंगा। सो उसके कई तरीके हैं, मैं एक तरीका जो मेरा फेवरेट है वो ये है कि यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे और इसको मैं नाम दूंगा requirements.txt। ठीक है, नाम दे दिया। अब इसके अंदर उस सारी लाइब्रेरीज के हम नाम इन लिस्ट कर देंगे, जैसे पांडास है, नमपाई है, मैटप्लॉटलिब है, सीबॉर्न है, फिर प्लॉटली है। इसके अलावा हम और भी लाइब्रेरीज को यूज करेंगे, जैसे वाई डेटा प्रोफाइलिंग है एंड मैनी अदर लाइब्रेरीज। ठीक है, सो मैं जो इंपॉर्टेंट है उन्हें यहाँ पे इनलिस्ट कर लेता हूँ, जैसे प्लॉटली, सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब, पांडास, नमपाई, और इसके अलावा और भी लाइब्रेरीज हैं जिन्हें हम आने वाले दिनों के अंदर पढ़ेंगे और सीखेंगे। जैसे मैंने इसको बनाया इस फोल्डर को, इस पे आप 25, 30, 35, 40 जितने मर्जी लाइब्रेरीज और पैकेजेस आप लिख दें, आप वो सारे इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, मैंने ये कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कमांड लगानी है। सो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ क्रिएट a requirements.txt file and add libraries inside। करने के बाद आप यहां पे इस कमांड को रन करेंगे, pip install -r requirements.txt। सो इस कमांड को मैं रन करता हूं एंड यू विल सी कि ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस फाइल में से जो लाइब्रेरीज हैं उनको पिक करेगा और बारी बारी इन सबको इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, समझ आई बात की? वेरी इजी। अक्सर औकात जो बिगिनर्स हैं वो क्या करते हैं, इसी काम को वो इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और यू कैन इंस्टॉल द पैकेज इंडिविजुअली यूजिंग पिप, जैसे ये है, बारी बारी इसको कर लें, ऐसे भी चलेंगे। पिप इंस्टॉल पांडास, पिप इंस्टॉल नमपाई, मैटप्लॉटली, सीबॉर्न, प्लॉटली। लेकिन मैं क्यों बार बार लिखूं? एक और तरीका इसका ये है कि यहीं पे आप सारी लाइब्रेरीज को ऐड कर दें, लाइक दिस, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न एंड प्लॉटली। सो एक ही कमांड रन कर दें। लेकिन ये प्रोफेशनल वे ऑफ इंस्टॉलेशन नहीं है। दैट इज वाई वी आर राइटिंग अ requirement.txt फाइल। हाँ, अगर आपको कभी लगता है कि एक आधी लाइब्रेरी रह गई है, जैसे IPY कर्नल जो है, इस लाइब्रेरी को हमने इंस्टॉल करना होता है, एंड ओपन पाई एक्सेल को भी, क्योंकि ये एक्सेल की लाइब्रेरी है, एक्सेल की फाइल्स को रीड करने के लिए होती है। सो मैं इन दोनों को कॉपी करके यहाँ पे जब मैं पेस्ट करता हूँ, सो आई कैन इंस्टॉल डायरेक्टली फ्रॉम हियर। ठीक है, सो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी लिख सकते हैं बाद में जो जो आपने लाइब्रेरीज इंस्टॉल की, जैसे IPY कर्नल है एंड देन ओपन पाई एक्सेल, इसके अंदर भी लिख दें ताकि जब आप इस लाइब्रेरी को या इस पैकेज को अपलोड करें, लोगों के पास वो लाइब्रेरीज और पैकेजेस सेव हो जाए।
ठीक है। और मजे की बात एक और, यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर लिब्स के अंदर आप सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी लाइब्रेरीज हैं जो हमने इंस्टॉल की हैं। अब आप सोच रहे होंगे हमने तो इतनी की नहीं है, ये इतनी कहाँ से आ गई हैं? उसकी रीजन ये है कि हर एक लाइब्रेरी किसी डिफरेंट 10 से 15 लाइब्रेरीज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, जिन्हें हम डिपेंडेंसीज कहते हैं। तो जब हम पांडास को इंस्टॉल कर रहे हैं, पांडास उन सभी को भी इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, आईपीवाई कर्नल जो है ये हर एक चीज वो इंस्टॉल कर रहा है जिस जिस लाइब्रेरी पे ये डिपेंड करती है। सो बेसिकली ये हमें दिखने में लगती हैं 2, 4, 6, 7 लाइब्रेरीज या पैकेजेस, लेकिन ये असल में इतने ज्यादा पैकेजेस हैं, क्योंकि हर पैकेज जो है वो किसी और पे डिपेंड करता है, इस वजह से वो सारे यहाँ पे डाउनलोड हो रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी बात यहाँ तक? मैंने इंस्टॉलेशन कर ली, अब मेरे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट भी यहाँ पे है, मैंने इंस्टॉलेशन भी कर ली। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये है विच वुड बी, मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन को 1 पॉइंट कर देता हूँ, यानी कि स्टेप नंबर 1। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। 2 डॉट, हमने एक जुपिटर नोटबुक क्रिएट करनी है जिसके अंदर डेटा एनालिटिक्स का सारा काम होता है, एक जुपिटर नोटबुक के अंदर। ठीक है, सो उसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को लोड करेंगे और उस पर काम करेंगे। सो हमें ये वाली चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है ना जुपिटर नोटबुक, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी VS कोड के अंदर एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूं, सिंपली यहां पे लिख सकता हूं, से फॉर एग्जांपल बैश, और यहां पे मैं लिखता हूं क्रिएट ए IPYNB फाइल। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करें तो यहां पे मेरे पास एक फोल्डर होना चाहिए जिस फोल्डर के अंदर मैं ये काम करूं, और ये प्रोफेशनल लोग ऐसे काम करते हैं। मैं इसको नाम देता हूं स्क्रिप्ट्स, और इस स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर के अंदर यहां पे मैं फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा 01, क्योंकि मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना चाहता हूं, और मैं कहता हूं इसे डेटा एनालिसिस डॉट IPYNB आई पाइथन नोटबुक, जुपिटर नोटबुक। तो मैंने ये क्रिएट कर ली। ठीक है, सो आप इसको ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पे बैश फाइल के अंदर कमांड जो है लिनक्स की वो भी चला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ MKDIR स्क्रिप्ट्स, या इसे नोटबुक भी कह सकते हैं। और इसके अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे टच की कमांड रन करेंगे तो आपका 01 डेटा एनालिसिस IPYNB, ये 3 कमांड्स रन करने से भी यही काम होगा जो मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, मैं आपको अब करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इस फोल्डर को रिमूव करता हूँ, यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है। अब हम यही तीनों कमांड्स कॉपी करते हैं, यहां पे मैंने पेस्ट करता हूं एंड रन करते हैं। देखें, ये ऑटोमेटिकली वही काम हुआ जो हमने मैनुअली किया था। ठीक है, सो टच की कमांड जो है ये बेसिकली बैश लैंग्वेज के अंदर या लिनक्स यूनिक्स के अंदर यूज होती है। टच मींस नई फाइल क्रिएट करना, टच। MKDIR मींस डायरेक्टरी बनाना, नया फोल्डर बनाना। CD मींस चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, क्लियर होगी बात? यहां तक क्लियर है? अब हमने क्या करना है, जुपिटर नोटबुक के अंदर जाना है, सबसे पहला काम। अब जितने काम होंगे हम जुपिटर नोटबुक के अंदर करेंगे, इस वजह से मैं बाकी फाइल्स को यहां से बंद कर देता हूं। ये जुपिटर नोटबुक आ गई, क्लियर? यहां पे मैं लिखता हूं नोटबुक टू डू द डेटा एनालिसिस। ले जी, यहां पे सबसे पहला काम हम करेंगे इंपोर्ट लाइब्रेरीज। ठीक है, और उससे भी पहले हमें क्या करना होगा, यहां से कर्नल साहब सेलेक्ट करने हैं। इसी वजह से हमने IPY कर्नल जो है वो इंस्टॉल करके यहाँ पे ये हमारे पास डॉट वर्चुअल एनवायरनमेंट आ जाएगा, जो रिकमेंडेड भी है, जो इसी फोल्डर के अंदर भी है। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर आप डॉट IPY कर्नल यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करते, ये वाली जो सॉरी IPY कर्नल वाली लाइब्रेरी, तो ये कर्नल साहब यहाँ पे शो नहीं होंगे। ठीक है, कर्नल क्या है, ये बेसिकली पाइथन को नोटबुक के अंदर रन करने का एक तरीका है। ये नोटबुक है, इसके अंदर हर सेल जो है इसके अंदर पाइथन होगा। ये सेल है, ये हमारे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट, यहां से हमने कर्नल साहब सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे कोड आप ऐड कर सकते हैं, मार्कडाउन ऐड कर सकते हैं, और आप यहाँ पे जनरेट भी कर सकते हैं यूजिंग गिटहब कोपायलट। तो हम ये सारे काम कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। अगेन इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट c matplotlib pyplot as plt, and import cborn as sns। यहां तक मैं 4 लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेता हूं।
जैसे मैं कंट्रोल एंटर दबाता हूँ या प्ले बटन दबाता हूँ, तो अगर ये मेरे पास टिक आ गया, इसका मतलब ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल है एंड एवरीथिंग विल बी वर्किंग फाइन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक हो गया? क्लियर होगी बात? अब आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे कोड पे दोबारा से क्लिक करता हूँ, हैश टैग के साथ मैं जो भी चीज लिखूंगा ये कमेंट्स होंगे, ठीक है? सो मैं यहाँ पे डेटा लोड करता हूँ और उसके लिए मैं काम करूंगा df इज इक्वल टू sns.load डेटा सेट, टिप्स का डेटा हम ले आते हैं, ठीक है? और यहाँ पे df.head करूंगा तो ये टिप का डेटा यहाँ पे चल पड़ेगा। सो ये SNS की लाइब्रेरी के अंदर इस एक कमांड को रन करने के साथ, यानी कि cbon के साथ, ये टिप्स का डेटा मेरे पास आ गया। एंड इफ आई गो ऑन दिस गिटहब पेज जहां पे ये सारे डेटा सेट दिए हुए हैं, आप कोई भी नाम लिखेंगे वो डेटा सेट आपके पास आ जाएगा। सही है? जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनाग्राम्स, लेट्स सी कि ये इसके अंदर मौजूद है कि नहीं। एनाग्राम्स, ये डेटा आ गया मेरे पास, ठीक है? एनाग्राम्स का डेटा आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अटेंशन, तो अटेंशन का डेटा आ जाएगा, ये डेटा आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेन नेटवर्क्स, तो ये ब्रेन नेटवर्क्स का डेटा आ जाएगा, ये मेरे पास डेटा आ गया। इसके अलावा आपके पास मल्टीपल डेटा सेट है। ये यहाँ पे है जी डायमंड्स का डेटा, इसको भी हम देख सकते हैं, ये थोड़ा सा हैवी डेटा होता है डायमंड्स, और ये आपके पास डेटा आ गया। सो इस तरीके से आप डेटा को देख सकते हैं और डेटा को समझ सकते हैं। तो मैं जो डेटा चूज किया, मैंने चूज किया यहाँ पे टिप्स का। आपने जो भी काम करना है उसको इस तरीके से उस डेटा को पहले समझना है। सो हमारे पास डेटा है टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम एंड साइज। ये 5-6 कॉलम हमारे पास, सॉरी 7 कॉलम है टोटल, 2, 4, 6 और एक 7। 7 के 7 कॉलम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब आपको याद होगा जब भी हम कोई डेटा एनालिसिस का काम करते हैं, सो सेंटर में हमारे पास होता है डेटा, ठीक है? ये हमारे पास डेटा होता है। अब इसकी 4 डायमेंशन मैंने आपको बताई थी, जिसे हम समतैन भी बोलते हैं, डायरेक्शंस भी बोलते हैं और डिफरेंट किस्म की ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। सो डेटा की हम कौन कौन सी चीज चेक करते हैं, किसी को याद है? कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपैरिजन एंड रिलेशनशिप, ठीक है? सो ये 4 बेसिक चीजें जिनके थ्रू हम सारे के सारे काम करते हैं। डेटा के कंपोजिशन का मतलब यह है कि डेटा के अंदर क्या क्या मौजूद है, व्हाट इज इनसाइड द डेटा। और डेटा दिखता कैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, हाउ डज इट लुक लाइक, ठीक है? फिर डेटा के अंदर 2 कॉलम्स का कंपैरिजन, यानी कि 1 बाय 1 कंपैरिजन करें या 2 बाय 1 कंपैरिजन करें या 2 बाय 2 करें तो कंपैरिजन है, यानी कि 2 चीजों में फर्क देखना आपने, वो कंपैरिजन हो गया। रिलेशनशिप क्या होगा कि हम अगर 2 चीजों का रिलेशन देखें कि एक के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है, कम हो रही है या कोई फर्क नहीं पड़ रहा। याद है ना ये चीजें आपको, जब बेसिक्स में मैंने आपको दिखाई थी। अब इन्हीं चीजों को हम पाइथन के थ्रू करने वाले हैं, ठीक है? सो सबसे पहला काम हम यहाँ पे करते हैं डेटा कंपोजिशन। मैं यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ, डेटा कंपोजिशन। अच्छा, ये जब मैं हेडिंग्स दे रहा हूँ ना, इसका फायदा पता है क्या है? हैशटैग्स यूज कर रहा हूँ मार्कडाउन के। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके, इस जगह पे क्लिक करके आउटलाइंस पे आए ना, तो यहाँ पे आउटलाइन ओपन होती है और यहाँ पे आप किसी भी जगह पे जंप इन करके इजीली जा सकते हैं। ये देखिए, सो जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये थी हमारे पास इंपोर्ट लाइब्रेरीज, ये आ गया पहला हमारा सेक्शन, ठीक है? और यहाँ पे दूसरा था लोड डेटा सेट, ये दूसरा हो गया। एंड देन वी हैव 3 डेटा कंपोजिशन। और आप यहाँ पे देखें, आपके पास ये सारी की सारी हेडिंग्स एज अ यहाँ पे टाइटल शो हो रही है, आप किसी पे भी क्लिक करके उस पर जंप इन कर सकते हैं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग मार्कडाउन इनसाइड जुपिटर नोटबुक, ठीक है? अच्छा, एक और चीज ये हो सकती है कि आप इनको नंबर्स दे दें, जैसे 1 डॉट, तो यहाँ पे भी नंबर आने शुरू हो गए, ये देखें, ठीक है? सो ये आप काम एंड पे भी कर सकते हैं क्योंकि आपकी कुछ चीजें रैंडमली होती हैं, तो इस वजह से अभी मैं नंबर्स नहीं इनको देता, अभी हम सिंपली इनको पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो डेटा कंपोजिशन हम कैसे देखते हैं? कंपोजिशन के अंदर होती हैं डिफरेंट किस्म की चीजें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ डिफरेंट किस्म की चीजें इन डेटा कंपोजिशन
we check. Number one is the structure of data set, rows and columns, types of data, presence of missing values, basic statistics हम देख सकते हैं, distribution of categorical variable देख सकते हैं, there are many other things. ठीक है, और उसके कुछ कमांड्स मैं आपको दिखाऊंगा, आपको सब कुछ वहीं पे समझ आ जाएगा. अच्छा, मैं इनको रन करता हूं अभी और आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे भी पहले हमने एक काम करना है. ये जो डेटा हम यहाँ पे लेके आए हैं, इसे आप सेव भी कर सकते हैं अपने पास, ताकि कल को अगर ये डेटा आपको वैसे यूज करना है टू सी इन पावर बीआई या एक्सेल या किसी और जगह पे, तो उसको आप रन कर सकें. तो मैं यहाँ पे तीसरी कमांड लिखता हूं, 3 में हैशटैग लगाऊंगा, सेविंग द डेटा. उसके लिए आपने ये एक कमांड लिखनी है, बल्कि इसको मैं सेविंग द डेटा पे जाके यहां पे लिखता हूं, सेव द डीएफ इनटू सीएसवी. ठीक है, सो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे. बट बिफोर दैट आपने देखा कि हमने स्क्रिप्ट्स की एक फोल्डर बनाया, अब हम डेटा का एक फोल्डर यहीं पे बनाएंगे. सो ये डेटा का फोल्डर हो गया. ठीक है, सो इसमें डेटा होगा हमारा, स्क्रिप्ट्स एंड डेटा. तो मैं क्या करता हूं, यहां पे df.to.csv और डेटा के अंदर फोल्डर को सेव करके टिप्स का डेटा सेव करना है. अच्छा, अब आप एक बात पे गौर करें कि जो नोटबुक पड़ी है वो यहां पे पड़ी है स्क्रिप्ट्स के अंदर. मैं आपको दिखाता हूं इसको. ये हमारे पास पूरा फोल्डर है. इस तरीके से अगर समझेंगे हमें समझ आएगी. स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारी नोटबुक पड़ी है और हमने डेटा सेव करना है. एक स्टेप पीछे जाना है, डेटा का फोल्डर के अंदर जाना है और यहां पे डेटा सेव करना है. ठीक है, बात समझनी है आपने. तो ये हमारे पास एक बेसिकली एक हमारे पास ये वाली चीज जो है, ये एक डेटा फोल्डर है, स्क्रिप्ट का फोल्डर है, और ये मेन रूट सिस्टम है. अब इस चीज को मद्देनजर रखिएगा, मैं आपको डायरेक्टरी का और पाथ का, रिलेटिव पाथ का यहां पे बात समझाने वाला हूं. हमारे पास एक होता है रूट. रूट फोल्डर वो वाला फोल्डर या डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर सब कुछ पड़ा है. हमने वो फोल्डर स्टार्ट में बनाया था और इसका नाम रखा था टिप्स डेटा एनालिस्ट रिपोर्ट. सो मैं रूट फोल्डर हमारा है टिप्स अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर एनालिस्ट अंडरस्कोर रिपोर्ट. ठीक हो गया, ये हमारा रूट फोल्डर है. इस रूट फोल्डर के आगे, अब यहां से आगे फोल्डर हमने बनाए हैं. पहला है स्क्रिप्ट्स, छोटे एस के साथ है, सो मैं इसको ऐसे लिखूंगा स्क्रिप्ट्स. दूसरा हमारे पास इसी के अंदर फोल्डर है डेटा, एंड देन वी हैव फाइल्स हियर. जो हमारे पास इसी फोल्डर के अंदर फाइल है उसका नाम है readme.md, और इसी के अंदर एक और फाइल है जिसका नाम है हमारे पास, बल्कि इसको मैं ऐसे शो करवा देता हूं. सो यहां से readme.md, और यहीं पे हमारे पास एक और फाइल है जिसका नाम है .gitignore. ठीक है, अब इन फोल्डर्स के अंदर बाकी चीजें मौजूद हैं. जैसे स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारे पास यहां पे फर्दर एक स्टेप पे यहां पे नोटबुक मौजूद है. 01 अंडरस्कोर हमने इसको बोला है डेटा अंडरस्कोर एनालिसिस .ipynb. ठीक है, और डेटा जो है इस फोल्डर के अंदर है. अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा फोल्डर है इसके अंदर नोटबुक है, और नोटबुक का जो करंट पाथ है वो ये वाला है. ठीक है, यानी कि स्क्रिप्ट्स के अंदर पड़ी है. जब भी हम एक फोल्डर पीछे जाते हैं, यानी कि मैंने इस एक लिंक से यहां पे आना, तो हम डबल डॉट लगाते हैं, डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश. तो ये एक स्टेप बैक चला गया पाथ. बैक जाने के बाद हमने डेटा के फोल्डर में जाना है, तो हम डेटा लिखेंगे और फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, तो ये इसके आगे जाएगा. सो जब भी कोई डायरेक्टरी होती है उसके आगे फॉरवर्ड स्लैश लगी होती है. ठीक है, अगर हम सिंगल डॉट लगाएं इसका मतलब है इसी डायरेक्टरी में आगे चले जाओ, यानी कि इसी जगह पे डेटा सेव कर दो. अब यही बात आपको मैं समझा रहा हूं कि यहां पे हमने पाथ लगाया हुआ है कि डबल डॉट लगाओ, वापस जाओ, डेटा के फोल्डर के अंदर जाओ और टिप्स का डेटा सेव कर दो. ठीक है, मैं इसको रन करता हूं एंड यहां पे टिप्स का डेटा सेव हो गया. ये ले, अगर मैं इसको कहता कि यहां पे सिंगल डॉट यानी कि इसी जगह पे टिप्स का डेटा सेव करो, क्योंकि उस जगह पे टिप्स का डेटा होगा, तो स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर के अंदर आ जाना था लाइक दिस.
ये देखें। सो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ एंड जो प्रीवियस पाथ है हमारा वो बेहतर है और हमने यहाँ पे डेटा सेव कर दिया। सो हमारा डेटा यहाँ पे मौजूद है, टिप्स का डेटा है। अब हम इसको डाउनलोड करके CSV फाइल है और इसको हम सेव कर सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। एक और काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम इसको एक्सेल के अंदर भी सेव कर सकते हैं। एक्सेल के लिए क्या करेंगे, सेम हम वही काम करेंगे एक्सेल के अंदर, DF टू एक्सेल जो CSV किया था और नाम में एक्सटेंशन नेम चेंज कर देंगे, दैट्स इट। अब देखिएगा हमारे पास एक एक्सेल की फाइल है, एक CSV फाइल है यहाँ पे। सो ये एक्सेल की फाइल है, ये CSV फाइल है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सेव द डेटा। इंडेक्स फॉल्स क्यों किया मैंने, उसकी रीजन है, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ये इंडेक्स होते हैं। इसको हमने फॉल्स किया ताकि ये सेव ना हो। अगर इसको फॉल्स ना करें तो स्टार्ट में आपके पास यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 आ जाना था, राइट। डेटा हमारे पास सेव हो गया। डेटा की कंपोजिशन अब हम चेक करते हैं, स्ट्रक्चर चेक करते हैं और बाकी चीजें चेक करते हैं। अच्छा, इसके लिए आप मल्टीपल कोड्स लिख सकते हैं, मल्टीपल कोड्स लिख सकते हैं, AI से भी करवा सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। लेकिन एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है डेटा रेंगुलर। अगर आप एक इस एक्सटेंशन को इनेबल करके यूज करेंगे, इट विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए। मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ, मैंने इसे डिसेबल किया हुआ था, अब मैंने इनेबल कर दिया। मैं यहाँ पे ये जो डेटा है हमारा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ DF और इसको एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास डेटा इस तरीके से आ गया। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो डेटा रेंगुलर के अंदर ये डेटा ओपन हो जाना है एंड हियर वी गो। एक क्लिक के अंदर आपके पास डेटा की कितनी इंफॉर्मेशन आ गई है, लुक। टोटल बिल है, इसके अंदर डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यू है 229, ठीक है। मिसिंग वैल्यू 0 है और ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने आ गई और ये नीचे आपकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई, ये मिनिमम आ गया, ये मैक्सिमम आ गया और ये आपके पास इसका काउंट नंबर आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का। कितनी मजे की बात है, सिर्फ एक एक्सटेंशन काम कर रही है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, डेटा को लोड किया, क्लिक किया एंड दैट्स इट, लो जनाब, ठीक है। अब और इसमें मजे की बात क्या है, मैं अगर आपको यहां पे दिखाऊं, सो लेफ्ट साइड पे डेटा रेंगुलर पे जाते ही ये इस जगह पे अगर आप क्लिक करें तो आपको हर डेटा की समरी यहां पे पता चल रही है। जैसे टोटल बिल जो है ये फ्लोट नंबर है, कॉन्टिन्यूस नंबर है, रोज इसकी 244 है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज 229 है और स्टैटिस्टिक्स में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम 25th परसेंटाइल, मीडियन 75% परसेंटाइल, मैक्सिमम, सम एंड एडवांस स्टैटिस्टिक्स में कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस आ गई है। फिल्टर अगर आपने करना है डेटा को आप वो भी कर सकते हैं, सॉर्ट करना है आप वो भी कर सकते हैं। सो एक कॉलम की इतनी इंफॉर्मेशन एक क्लिक में, ये है ब्यूटी कोडिंग की और चीजों को समझने की। अच्छा, मैं चाहता हूं कि ये तो हो गया, टिप को मैं सिलेक्ट करता हूं तो ये टिप का डेटा आ गया मेरे पास, जेंडर को सिलेक्ट करता हूं तो ये आ गया मेरे पास डेटा। सो यू कैन जस्ट थिंक ऑफ समथिंग और ये यहां पे आपको वो इंफॉर्मेशन देगा। अब यहां पे गौर करें, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो है वो मेल है, यानी कि मेल ज्यादा है, सिंपल सी बात है, यहीं से आपको पता चल गया। अब आपको दो चीजें एक एक्सटेंशन से पता चली हैं, विच इज कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ गई बात की कि डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है और कंपोजिशन क्या है, और आपने एक क्लिक में इन दोनों की इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक है। टिप, टोटल बिल और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म की वैल्यूज आ रही हैं, डेटा की टाइप आ रही है, कैटेगरी है या नहीं है, और रोज कितनी है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है, स्टैटिस्टिक्स उनकी आ रही है, समरी आ रही है, और जो न्यूमेरिक वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूशन उसकी होती है, आपको पता है। तो जैसे ये साइज है, आपको पता है कि सबसे ज्यादा 2 लोग आए हैं, 156 दफा 2 लोग आए हैं एक होटल में, यानी कि कपल्स जो हैं वो 156 दफा आए हैं, 3 लोग 38 दफा आए हैं, 37 दफा 4 लोग आए हैं, 5 दफा 5 लोग आए हैं और 4 दफा 4 दफा जो है वो 6 लोग आए। सिंगल पर्सन सिर्फ 4 दफा आया, लेकिन कपल की तादाद सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि कपल सबसे ज्यादा आ रहे हैं। अब देखें कि इस डेटा के ऊपर अगर आप फिल्टर लगाएंगे ना तो बाकी डेटा आपके सामने आएगा। सो मैं यहाँ पे कॉलम चूज करता हूँ, अच्छा मैं यहाँ से बाकी चीजें जो है उन्हें बंद करता हूँ, फिल्टर हमने ओपन किया हुआ है, ठीक है, ये फिल्टर है हमारे पास, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे चूज करता हूँ मैं कोई भी कॉलम को। सो मैं यहाँ पे साइज का कॉलम जो है उसे पकड़ता हूँ और यहां से साइज का कॉलम इक्वल टू जिसकी वैल्यू 2 है, मैं उस पर फिल्टर लगाता हूं, जैसे एक्सेल के अंदर नहीं फिल्टर लगता, मैंने यहां पे फिल्टर लगाया और यहां पे आप चेक करें सिर्फ वही लोग हैं पूरे डेटा के अंदर जो 2 यानी कि कपल आए हैं, 156 रोज हैं। अब आप देखें बार बार डेटा की समरी आप यहां से देख सकते हैं। अब यहां से पता चलेगा
कि उन्होंने डिनर ज्यादा किया है या क्या किया है। सो डिनर टाइम ज्यादा कपल्स आए हैं। कैसी मजे की बात है, इनसाइट्स मिल रही है ना डेटा की। अब एक और काम करते हैं, मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि जेंडर जो है कपल में वो क्या है। मेल अभी भी ज्यादा है, 98 फ्रीक्वेंटली, ठीक है। चले इसके अलावा एक और काम करते हैं, तो क्या वो कपल स्मोकर थे या नहीं। मोस्ट फ्रीक्वेंट है नहीं, ठीक है, 90 दफा नहीं है, बाकी 156 में से निकालने वो डिफरेंट है। फिर किस दिन आए हैं ज्यादातर, सैटरडे को सबसे ज्यादा कपल्स आए हैं, विच इज 53 नंबर आउट ऑफ 156। सो कितनी मजे की बात है, हमने एक चीज जो गो टू कॉलम पे जाके हम चेक भी कर सकते हैं, चूज द कॉलम टू रिवील। आप यहां पे टाइम पे जाएं तो ये आपके पास वो वाला कॉलम आ जाएगा। सो गो टू कॉलम पे क्लिक करके आप टिप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एग्जैक्टली आपको वो उस कॉलम पे ले जाएगा, साइज, टिप, कॉलम और बाकी चीजें। फिल्टर आप यहाँ पे क्लिक करके क्लियर भी कर सकते हैं, मैनेज फिल्टर भी कर सकते हैं, एंड यू कैन चेंज डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्टर्स हियर। सो ये एक्सटेंशन बहुत कमाल है, डेटा रेंगुलर इसका नाम है। आप एडिटिंग भी कर सकते हैं इसके थ्रू। अगर आप एडिटिंग पे जाएंगे, आप यहाँ पे क्लीनिंग स्टेप भी परफॉर्म कर सकते हैं इस जगह पे, यानी कि यहीं पे डेटा को क्लीन भी कर सकते हैं। बट आई एम नॉट गोना डू दैट एट द मोमेंट। उसकी रीजन ये है कि इससे हमारा डेटा जो है वो डिफरेंट किस्म से यहाँ पे शो होगा। सो डेटा रेंगुलर एक एक्सटेंशन सब काम यहाँ पे कर देती है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कमांड्स लिखनी पड़ती हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ df.info, तो ये मुझे डेटा देगी इन्फो का। सो मैं बल्कि इसको नीचे ले जाता हूँ, df हमने कर लिया, यहाँ पे आता हूँ df.info। इन्फो की कमांड के थ्रू हमें पता चलता है, ये बहुत बेसिक तरीके थे जब ये एक्सटेंशन और इस तरह के एआई टूल्स नहीं आए थे। सो आप इस तरीके से वन बाय वन करके कमांड्स लगाते थे, जैसे मैंने यहाँ पे लगाई है। तो ये हमें डेटा टाइप और बाकी इंफॉर्मेशन देती थी। टोटल 244 रोज हैं ये हमें बता रही थी। फिर डीएफ डॉट शेप करते थे, डॉट शेप, तो ये हमें बताता था कि जी कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। सो दीज आर रोज एंड दीज आर कॉलम्स, ठीक है। फिर हम डीएफ डॉट स्ट्रक्चर करते थे, STR, तो ये हमें स्ट्रक्चर बता देता था। एंड इन्फो नहीं, नॉट नॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के लिए इन्फो की कमांड जो है वो आप लगा सकते थे। इसके अलावा आपके पास मल्टीपल कमांड्स थी, जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, डॉट के बाद जो भी आप कमांड लगाएंगे वो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगी। सो ये सारी की सारी कमांड्स आप इसमें लगा सकते थे। और अब आपको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, एक ही कमांड लगाएं, डाटा रेंगुलर में जाएं और ये चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर हो गया नहीं यहां तक, है ना आसान काम। अब अगला काम मैं चाहता हूं कि हम एआई से करवा लें, ठीक है। और दूसरा तरीका जो है वो एआई से करवाने का वो ये है कि आप यहां पे क्लिक कर लें, क्लिक करने के बाद इस जगह पे क्लिक करें, तो आपके पास चैट जीपीटी के ये चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये एजेंटिक चैट बॉक्स है। एजेंटिंग मीन्स इसने ऑटोमेटिकली सारे काम करने। मैं इसको यहां पे क्लिक करने के बाद एडिट में ले जाता हूं या आस्क में, सिर्फ पूछूंगा, मैं इससे करवाऊंगा कुछ नहीं। एडिट का मतलब है कि एडिट भी करवाऊंगा, एजेंट का मतलब है कि इसको बोलूंगा कि भाई चेंज भी कर दो, ठीक है। सो वी कैन डू मल्टीपल थिंग्स। मैं एडिट पे जाता हूं अभी, यहां से मैं मॉडल सेलेक्ट करता हूं क्लाउड सोनेट 4, और यहां पे हम अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे और चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो चीजें हैं वो मैटर कर रही हैं। और ये एक बहुत ही कमाल की चीज होने वाली है, बिकॉज इसके थ्रू आप सारे काम कर सकते हैं। मैंने यहां पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली यहां पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीज आ गई है, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं आई हैव डीएफ इन दिस नोटबुक विच इज टिप्स डेटा, ठीक है। एक्ट एज ए डेटा एनालिस्ट। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेंगे ऑटोमेटिकली उतना अच्छा काम करेगा। एंड राइट द कोड यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। मैंने अब लाइब्रेरीज बतानी है, पांडास, numpy, seaborn, mat, plotlib and plotly to do the basic data analytics tasks such as। अब यहां पे मैंने बताना है कौन कौन से टास्क। पहला टास्क डेटा कंपोजिशन रिपोर्ट, नंबर 2 डेटा डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, नंबर 3 डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट, एंड नंबर 4 डेटा रिलेशनशिप्स रिपोर्ट।
if you need to do the statistics, please install stats model and scipy libraries using code cells in Jupyter नोटबुक। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये इतना कुछ मुझे कैसे पता चल गया मैं क्या करवाना है? उसकी रीजन ये एक्सपीरियंस, पहले आप सीखें, खुद से प्रैक्टिस करें, फिर आप ऐसे क्वेश्चन पूछें एआई से। इसके बाद मैं करता हूं, इफ यू वांट टू क्रिएट अ प्लॉट एंड व्हेनेवर यू डू दैट, whenever you do that, please interpret the results as I would like to submit that in a report form. ठीक है, let's see what you have got. I am really looking forward to your code without bugs and best possible plots. Let's see. ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है सारे का सारा। इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करके ना अपने पास सेव भी कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि अगर फ्यूचर के अंदर हमें इसकी ज़रूरत पड़े सो वी नो कि ये वाला प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके मैं रीड मी के अंदर भी सेव करने लगा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ओके, सो यहाँ पे नंबर 2.1 मैं कर देता हूँ सिंपली 2.1, यूज ऑफ GitHub Copilot and GitHub Copilot for Data Analytics Report। करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ here is the prompt number 1। ठीक है, सो prompt number 1 जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको मैं ऐसे 1 पॉइंट लिखने के बाद यहाँ पे 2, या बल्कि हम यहाँ पे ये वाली एक कमांड यूज कर लेते हैं, सिंगल बैकटिक, और यहाँ पे से मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ऐसे क्या होगा, जब आप GitHub रेपोजिटरी पे जाएंगे ना, सो इट विल लुक लाइक दिस, ये आपका प्रॉम्प्ट होगा। ठीक है, सो ये मैंने पूरा प्रॉम्प्ट लिखा है और ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ चुका है एंड वी विल सी कि यहाँ पे इसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। सो एक बैक टिक अगर नहीं भी काम करता, सो वी कैन डू अनदर थिंग, वो ये होगी कि हम यहाँ से इसके पीछे कुछ इस तरीके से एक एक टैग लगा देते हैं, ग्रेटर देन वाली ब्रैकेट जिसे बोलते हैं। इससे क्या होगा, चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी और आप इसको भी आगे को कर सकते हैं एंड यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। ओके जी, लिख लिया प्रॉम्प्ट, रीड मी लिख ली। अब मैं यहाँ पे इसको एंटर दबाऊंगा एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर मी एंड हियर वी गो। ठीक है, और सोनेट 4 इस वक्त का टॉप नॉच का एआई मॉडल है एंड इसने क्या करना है, आपकी नोटबुक के अंदर एडिट्स जनरेट कर रहा है। एजेंटिक मूड अगर होता तो उसने क्या करना था, रन भी कर देने थे। ये सिर्फ जनरेट करेगा, एडिट वाला सिर्फ जनरेट करेगा एंड देन यू विल सुपरवाइज दैट कोड। यहां तक क्लियर है ना बातें आपको? अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि प्रॉम्प्ट से ये काम क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जब हम डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे तो एक एक्सटेंशन ने हमारा कितना टाइम बचाया, डेटा रेंगुलर ने। अगर मैं इसको काउंट करूं तो यूजुअली जब मैं ईडीए एनालिसिस, इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, इसको जब हम कोडिंग के थ्रू करते थे आज से 2-3 साल पहले, जब चैट जीपीटी बिल्कुल नया नया था, इतना काम नहीं था होता उससे, सो उस वक्त एटलीस्ट 1 to 3 आवर्स लगते थे इस तरह के एक एनालिसिस पे। आप मेरी पुरानी वीडियोस भी उठा के देख सकते हैं। अभी हमने वही काम एक एक्सटेंशन से उठा के कितने में किया, 10 मिनट में अंदर या 5 से 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम, और वो रिपोर्ट भी उसकी हम जनरेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब यही काम को हम इस वजह से अच्छे तरीके से कर पाए क्योंकि हमें पता है कि कौन सी चीज क्या शो करवा रही है। सो इस वजह से पहले आपका एक्सपर्ट होना जरूरी है बिफोर यूजिंग दीज थिंग्स। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें, आप हमारे जो नोटबुक है उसके अंदर चीजें ऐड होती जा रही हैं। पहले मिसिंग वैल्यूज देख रहे हैं, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाई, यहाँ पे डेटा टाइप्स उसने देखे, डेटा कंपोजिशन का इंटरप्रिटेशन उसने कर दी, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की रिपोर्ट उसने बना दी एंड हियर यू कैन सी कि आपके डिफरेंट किस्म के प्लॉट्स के कोड वो लिखता जा रहा है। ठीक है,
यहाँ पे चेक करें, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट इतना हैवी उसे दिया है। सो यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये सारा कोड इसने लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। एंड हियर वी गो, मैं यहाँ पे इसे कीप करता हूँ। कीप करने के बाद उसने कहा कि ये वाली मैंने फाइल चेंज की है, मैं कहता हूँ ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इस साइड पे ले आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, उस पूरी नोटबुक को एक दफा रन करता हूँ। मेरा काम सिर्फ इतना, रन ऑल, दैट्स इट। अब हम देखेंगे जहां पे एरर आई, तो यहाँ पे देखें जी, ये लाइब्रेरीज हमारे पास इंस्टॉल नहीं थी, अब ये इंस्टॉल कर रहे हैं उन्हें, और ये एनवायरनमेंट का कर्नल हमने सेलेक्ट किया हुआ, इस वजह से इसी के अंदर ये इंस्टॉल होंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो स्टार्ट में लगा, इसका मतलब ये है कि जब ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो, आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखाना। सो यूजुअली आपके पास कुछ इस तरीके से जो है वो ये बैश के अंदर चल रही होती है, एंड कभी कभार ये ज़्यादा टाइम भी आपके पास लेगी, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। अच्छा, जब इंस्टॉल हो गई तो इसने बता दिया कि ये इंस्टॉल हो गई हूँ मैं। यहाँ पे ये वाली लाइब्रेरीज उसने इंपोर्ट की हैं, काई स्क्वायर, पियर्सन आर और स्पीयरमैन आर, इसने ऑटोमेटिकली सारी स्टेटिस्टिक्स लगाई। यहाँ पे ये डेटा आ गया, सेविंग द डेटा हमने चलाया था वो भी हो गया। ये हमारे पास इनपुट आ गई, इन्फो आ गई जो हमने पहले रन की थी, यहाँ पे शेप आ गई। ये आपको उसने बता दिया कि मिसिंग वैल्यूज कोई हैं या नहीं, तो कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, 0 0 0। एंड देन ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स उसने लगाई जो न्यूमेरिक कॉलम थे उसके ऊपर। फिर यहाँ पे उसने कैटेगोरिकल कॉलम के ऊपर डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स लगाई। मेल आपके 157 है, फिर 87 फीमेल हैं, स्मोकर 151 नहीं है, जो स्मोकर है वो 93 है। फिर किस दिन कितने लोग आए, डिनर लंच में क्या था, फिर ये स्क्रोलेबल एलिमेंट के थ्रू आप देख सकते हैं बाकी चीज़ें भी। अच्छा, डेटा कंपोजिशन के बारे में उसने बताया कि ये सारी डेटा कंपोजिशन है, और उसने रिपोर्ट का हमें टेक्स्ट बना दिया। देन वी हैव डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, उसने ये प्लॉट बना दिया। अब आप खुद सोचें, आप अगर खुद से ऐसे प्लॉट बनाते तो कितने इतने खूबसूरत प्लॉट इजीली बन सकते हैं। अच्छा खासा टाइम चाहिए ना आपको, है कि नहीं? क्योंकि मुझे पूछने का तरीका पता था, मैंने क्या किया, मीन भी यहाँ पे लिखा, मीडियन भी, और मैंने सिर्फ उसे बताया कि मुझे ये चाहिए। अभी भी आप हर सेल के अंदर चेंजेस कर सकते हो और चेक करें क्या क्लास के प्लॉट्स बनाए हैं, ठीक है। और दिस इज शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है, कि किस तरीके से डेटा जा रहा है, किस तरीके से इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से आ रही है। यही नहीं, फिर यहाँ पे बॉक्स प्लॉट फ्लो आउटलायर डिटेक्शन उसने की। जितने भी हमारे काम आते हैं सारे के सारे यहाँ पे परफॉर्म हुए। ये चेक करें, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स 35% फीमेल हैं, 65% तकरीबन आपके मेल्स हैं। स्मोकर येस और नो की डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ये आ गया प्लॉट। फिर आपके पास उसकी इंटरप्रिटेशन आ गई कि कौन कौन सी चीज़ है। एट द एंड आपके कंपैरिजन रिपोर्ट आ गई, एंड हियर वी गो, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक करें, फिर आपके पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के रिजल्ट दिए कि कौन सी कंपैरिजन किसके साथ ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, मेल टिप्स का मीन जो है वो ये है, फीमेल इतनी टिप देते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों में मेल ज्यादा टिप दे रहे हैं, फीमेल कम दे रहे हैं। लेकिन पी वैल्यू इसकी कम है, इसका मतलब स्टैटिस्टिकली ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। सो ये ऑटोमेटिकली इसने लगाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया। सो मुझे पता है कि ये चीजें कर क्या रही हैं, इस वजह से आई कैन एक्चुअली ट्रस्ट देम, और इस तरीके से इसे हम देखते जा रहे हैं। फिर कंपैरिजन एनालिसिस की इंटरप्रिटेशन हुई, जेंडर, कौन ज्यादा पीता है सिगरेट और कौन ज्यादा पैसे देता है, टिप कितनी देता है, डेज ऑफ वीक आ गया, टाइम्स ऑफ डे आ गया, एंड देन डेटा रिलेशनशिप आ गया। ये आपका कोरिलेशन मैट्रिक्स बन गया सीधा सीधा। सो आपको पता है पियर्सन आर की वैल्यू अगर 1 होगी तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, -1 होगी तो नेगेटिव है, 0 होगी तो कोई कोरिलेशन नहीं है। सो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव होगी तो लाइटर कलर है, अगर पॉजिटिव है तो वार्मर कलर है। इसका मतलब जितना वार्म कलर है उतना ज्यादा दो चीजों का रिलेशनशिप है। मिसाल के तौर पे ये टोटल बिल है और यहाँ पे टिप है, जितना ज्यादा बिल होगा उतनी ज्यादा लोग टिप देंगे, तो ये रिलेशनशिप आ गया इन दोनों का, ठीक है। समझ आई बात की? सो टिप की परसेंटेज और टिप का बिल और बाकी चीजें जो है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर इसने ये चीजें बनाने के बाद यहाँ पे आपको रिलेशनशिप को ड्रॉ करके भी दिखाया है विद इन प्लॉट्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइंस भी बनी है, रिग्रेशन लाइंस भी बनी है रिलेशनशिप को शो करने के लिए। एंड हियर यू कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। ऑफ कोर्स पार्टी साइज और टिप इज डिफरेंट, तो इस वजह से डेटा हमारे पास ऐसा है। एंड देन वी हैव दिस प्लॉट विच इज टिप्स वर्सेस टोटल बिल बाय टाइम एंड जेंडर। तो उसने फर्दर डिवाइड कर दिया डिफरेंट मल्टीवेरिएट एनालिसिस के अंदर। एंड देन वी हैव दिस इंटरप्रिटेशन, अगेन कॉन्टिजेंसी टेबल आ गया जो स्टैटिस्टिकल टर्म्स के अंदर हम यूज करते हैं फॉर कंपेयरिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। सो ये कॉन्टिजेंसी टेबल आ गया, ये बेसिकली काई स्क्वायर टेस्ट के थ्रू होता है। फिर रिलेशनशिप एनालिसिस की इंटरप्रिटेशन आ गई, एंड देन ये आपकी समरी आ गई, ठीक है। सो कहने का मकसद क्या है,
आपको अगर पता है ना क्या करवाना है, आपने सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है एंड एवरीथिंग विल बी डन ऑटोमेटिकली। और ये रहा इसका एक सबूत, ये प्रॉम्प्ट था और मैंने एक प्रॉपर वे में पूरी एक लाइब्रेरी बनाई, उसके थ्रू फिर मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाई, फिर मैंने एक नोटबुक बनाई और उसको बताया कि किस तरीके से आपने काम करके मुझे रिजल्ट्स देने हैं। अब ऑफ कोर्स अगर मैं इसे बोलूंगा, अब देखिएगा एक और चीज, मैं इसको सेव कर लेता हूं, मैं यहां पे इसको चैट जीपीटी वाला सॉरी जो गिटहब कोपायलट से ओपन करता हूं, मैं यहां पे इसे कहता हूं कि ग्रेट, कैन यू नाउ जनरेट अ मार्कडाउन report without codes but a data analytics report mentioning all the things related to data composition, data distribution, data comparison and relationship so that I can submit that report as a PDF format. Remember, first generate a markdown which should show all the plots and then I have to convert that into PDF. ठीक है? Or would you recommend to convert my Jupyter notebook into a PDF report? तो मैंने उससे सवाल भी पूछ लिया, उसको प्रॉम्प्ट भी दे दिया। अब ये मुझे रिकमेंड करेगा कि सेपरेट मार्कडाउन रिपोर्ट बनाओ, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस है उसके, और ये जो है मार्कडाउन रिपोर्ट इस तरीके से बन जाएगी। अब वो टिप्स डेटा एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो मार्कडाउन की वो जनरेट करेगा और उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके प्रॉपर आपकी रिपोर्ट बन जाएगी। लेकिन प्लीज याद रखिएगा कि जब भी आप ऐसी किस्म की कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि इस कोर्स में हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हम चीजों को देख रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं, ये गिटहब कोपायलट का एक्सटेंशन में यूज कर रहा हूं वीएस कोड के अंदर। ठीक है? सो गिटहब कोपायलट एक्सटेंशन है ये वाली, गिटहब कोपायलट एंड गिटहब कोपायलट चैट, ये दो एक्सटेंशन हैं, इसे आप इंस्टॉल कर लें और अपने गिटहब अकाउंट को इसके साथ लिंक कर लें, देन इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। ठीक है? अच्छा, तो यहां पे इसने रिपोर्ट का एक फोल्डर खुद ही बनाया क्योंकि उसने मेरी स्ट्रक्चर देख ली कि यार ये बंदा स्ट्रक्चर वाइज चल रहा है, डेटा अलग है, स्क्रिप्ट अलग है, इसने रिपोर्ट का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर ये मार्कडाउन उसने सेव की एंड हियर यू कैन सी द रिपोर्ट। अब मैं यहां पे इसको कीप करता हूं, कीप करने के बाद मैं इस रिपोर्ट को यहां से व्यू करके देख सकता हूं कि इसने कौन सी रिपोर्ट बनाई है। सो ये इसने रिपोर्ट समरी बनाई है विच इज काइंड ऑफ नाइस। अगर मैंने प्लॉट भी इसके अंदर ऐड करना है आई कैन डू दैट, लेकिन अभी के लिए ये इतनी भी बहुत अच्छी है। अब मैं क्या करता हूं, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स बन गई है, मेरे पास हर एक चीज यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं इसे गिटहब के ऊपर अपलोड करता हूँ एज ए क्या उसे बोलते हैं, आपका अपना प्रोजेक्ट जो होता है। साइपाई इसके अंदर ऐड करनी है हमने, साइपाई एंड स्टैट्स मॉडल्स। ठीक है? क्योंकि हमने जब इंस्टॉल किया था तब ये दोनों लाइब्रेरीज हमारे पास नहीं थी। सो यहां से इसको मैं रिमूव कर दूंगा बिकॉज हमने स्क्रिप्ट के अंदर लिख दिया कि साइपाई स्टैट्स को भी यहाँ पे आपने लेके आना है और मैं इनको भी उठा के ऊपर ले जाता हूँ। सो ये स्क्रिप्ट की डिमांड होती है कि आप इस तरीके से इसको लिख लें। ओके, सो ये मेरे पास आ गया। अब अगला काम मैंने क्या करना है, सबसे पहले ये लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है और इसके लिए मेरे पास गिट इंस्टॉल होना चाहिए इनसाइड माई पीसी। गिट, नॉट गिटहब कोपायलट, गिट फॉर विंडोज। गिट को मुझे इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद वीएस कोड के अंदर इसे लिंक करना है। अगर आपको नहीं पता कि गिटहब कैसे यूज की जा सकती है तो अगेन आप हमारे चैनल पे आ जाएं, हर चीज का सोल्यूशन इंशाल्लाह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो गिटहब आपने लिखना है, ये आपके सामने एक 48 मिनट का बेसिकली एक क्रैश कोर्स है। आप इसको समझ जाएं, सिर्फ आपको गिटहब सारी समझ आ जाएगी कि किस तरीके से पुश करना है, किस तरीके से पुल करनी है, चीजें क्या है क्या नहीं है, इंटीग्रेशन कैसे करनी है और गिट होती क्या है, गिटहब क्या होती है। ठीक है? इसके अलावा आपके पास मल्टीपल किस्म की यहाँ पे और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सो मैं सिंपली आपको ये बताता हूँ कि मैंने अपने वीएस कोड के साथ इसे लिंक किया हुआ है इंस्टॉल करने के बाद। अब सबसे पहला काम होगा, मैं लोकली इसकी रेपोजिटरी बनाऊंगा। रेपोजिटरी का मतलब होता है जहां पे ये सब कुछ मेरा सेव है।
इस फोल्डर के अंदर मैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम को ऑन करने लगा हूं, ताकि मैं अपने वर्जन्स ऑफ कोड्स को सेव करता जाऊं। जो मैंने आपको बात समझाई थी ना वर्जन कंट्रोल सिस्टम की यहाँ पे, कि आप अपने जो एडिशन करते हैं, चेंज करते हैं, उसे सेव करते हैं, फिर चेंज करते हैं, फिर सेव करते हैं, ताकि आप वापस जाके देख सकें। तो मैं वो काम करने लगा हूं। इनिशियलाइज रिपोजिटरी पे मैं क्लिक करूंगा, मैनेज अनसेव। सो ये कहता है गिट रिपोजिटरी इज पोटेंशियली अनसेफ एज द फोल्डर इज ओन्ड बाय समवन अदर देन द करंट यूजर। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि मैंने ये फोल्डर जहां पे बनाया है ना, तो वो मेरे वर्चुअल सिस्टम के साथ है। सो यू डोंट नीड टू वरी, आपको ऑफर ये वाली चीज नहीं आएगी। तो वो कहता है पिक ए रेपोजिटरी टू मार्क एज सेफ, टिप्स एंड डेटा एनालिस्ट रिपोर्ट। तो मैं इसको कहता हूँ ये सेफ है। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे मैसेज लिखना है, तो मैं इसको कहता हूँ फर्स्ट रन फॉर डेटा एनालिसिस। मैं इसको कमिट करता हूं, और इसको अब मैंने कमिट कर दिया, तो ये मेरे पास गिटहब की रेपोजिटरी यहां पे बन गई है। ठीक है, और अगर आपने इसको देखना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहां पे आए, इस जगह पे आने के बाद आपको एक फोल्डर, अगर आप यहां पे हिडन फोल्डर्स को शो करेंगे, आपको एक फोल्डर नजर आएगा जिसका नाम है डॉट गिट फोल्डर। ठीक है, तो उसके अंदर सारा डेटा सेव होता रहता है। एनी हाउ, मैं यहां पे क्लिक करके इसके पब्लिश करता हूं। पब्लिश पे क्लिक करते साथ ही ये मुझे मेरी गिटहब की जो आईडी मैंने लिंक की है बाय क्लिकिंग हियर, और यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये मेरी गिटहब की जो फाइल है, उसको मैंने प्रोफाइल है उसको लिंक किया है। आप यहां पे आएंगे तो आपको यहां पे भी आपको इसको लिंक करना पड़ेगा, और वो सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे ये मेरी रेपोजिटरीज हैं, रेपोजिटरीज। ठीक है, यहां पे रेपोजिटरीज में मैं देखता हूं कि मेरे पास न्यू रेपोजिटरी आती है। जैसे मैं इसको बनाता हूं, सो मैं इसको पब्लिकली रेपोजिटरी बनाऊंगा या प्राइवेट बना सकता हूं। सो मैं इसको पब्लिक करता हूं ताकि आप लोग भी इसे एक्सेस कर सकें और आज का कोड और प्रॉम्प्ट आपके सामने आ जाए। तो मैं इसे पब्लिक रेपोजिटरी बनाता हूं, और ये उसी फोल्डर के नाम के साथ गई है जो मैंने फोल्डर नेम स्टार्ट में बनाया था। ठीक है, ये पब्लिश हो गई है। आप इस लिंक पे जाके भी देख सकते हैं, लेकिन मैं जाता हूं वापस यहां पे, क्लिक करता हूं, ये रही जी टिप्स डेटा एनालिस्ट रिपोर्ट, और ये रही आपकी रीडमी फाइल। ठीक है, आप इसके अंदर और भी चेंजेस कर सकते हैं और इसको सिंक कर सकते हैं। और अगर आप रिपोर्ट में जाएंगे तो ये रही आपकी रिपोर्ट। ठीक है, ये रहे आपके स्क्रिप्ट, ये रहा आपका डेटा। सो नाउ यू कैन एक्सेस एवरीथिंग बट जस्ट गोइंग टू दिस लिंक। ठीक है, ये वाला जो लिंक है, इस पे जाने के बाद आप देख सकते हैं, या गिटहब की मेरी प्रोफाइल अम्मार तुफैल पे जाएंगे, रेपोजिटरीज में जाएंगे, ये एक रेपोजिटरी पड़ी है। आप सिंपली ये पूरे का पूरा कोड यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड एज जिप करके, सिंपल। तो ये आपके पास प्रॉपर कोड कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और आप यहां से उसको देख पाएंगे। राइट, अब ये ठीक है, सब कुछ ओके, लेकिन अगर मैं कुछ चेंज करता हूं तो वो उसका क्या बनेगा? सो मैं यहां पे आपको एक चेंज करके दिखाता हूं। वो चेंज ये है कि हम यहां पे, मैं चाहता हूं कि अगर मैं अपनी दूसरी रेपोजिटरीज के बारे में देखूं, फॉर एग्जांपल ये पाइथन का चिल्ला जो है 2024, इसके गिटहब रेपोजिटरी के नीचे ना ये वाले मेरे कुछ लिंक्स आ रहे हैं, मैं इनको भी ऐड करना चाहता हूं। तो मैं यहां पे इसको एडिट करूंगा, नीचे चला जाऊंगा, ये जो मेरे सारे लिंक्स हैं मैंने उठाता हूं यहां तक, ऑफ कोर्स कॉपी करता हूं, वापस आता हूं, यहां पे इसे पेस्ट करता हूं, सेव करता हूं, और यहां से मैं इसे देख भी सकता हूं कि ये ऐड हो चुके हैं, हो गए ऐड। कंट्रोल एस किया, जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आपको एक सोर्स कंट्रोल पे एक जगह नजर आएगा कि कोई चेंज हो गई है। आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे मैसेज लिखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एडिट सोशल मीडिया हैंडल्स। तो कमिट का मैसेज एक यूजफुल होना चाहिए, क्योंकि ये एक मैसेज आपको वापस ला सकता है उस जगह पे जो आपने इस स्टेज पे काम किया है। मैं कमिट करता हूं, सिंक चेंजेस करूंगा, एंड लुक हियर, यहां पे मेरी उस रेपोजिटरी के अंदर ये वाली चेंज हो चुकी है, ये ले। ठीक है, सो जो भी आप काम करेंगे उसको आप चेंज करके यहां पे ऐड करते जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब मैं चाहता हूं कि यार ठीक है, रीडमी डॉट फाइल तो यहां पे बनी हुई है, तो लेकिन मैं चाहता हूं कि रिपोर्ट मेरी यहां पे नजर आए, रीडमी डॉट एमडी ना मुझे नजर आए। सो मैं एक और तरीका कर सकता हूं, इसका लिंक भी वहां पे दे सकता हूं, या मैं इसी को रीडमी डॉट एमडी बना के वहां पे रख दूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे जाता हूं, रिपोर्ट में जाता हूं, रिपोर्ट का जितना भी डेटा है मैं इसे कॉपी करता हूं यहां से। ठीक है,
और मैं देख लूँ बस सिर्फ कि लिंक्स तो नहीं है ऐसे जो यहाँ पे उन्होंने दिए हों, नहीं है, तो मैं वापस जाता हूँ रीडमी पे और यहाँ पे जाके कहता हूँ कंप्लीट रिपोर्ट इज हियर, पेस्ट, कंट्रोल एस, लेट्स सी। यहाँ पे ये हमारे पास पूरी की पूरी रिपोर्ट आ गई है, रीडमी के अंदर चेंजेस हो चुकी हैं एंड वी हैव टू सी हियर कि ये वाली जो चेंजेस हैं क्या ये हमारे पास शो हो रही हैं या नहीं हो रही। लेट मी सी दैट। तो मैं डिस्क्लेमर इस वजह से दे रहा हूँ कि जो चेंजेस यहाँ पे मैंने ऐड की हैं वो बेसिकली गिटहब को पायलट के थ्रू मैंने की हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है यहाँ पे आ रही हैं कंप्लीशन की या बाकी चीज़ों की, उन्हें भी आप यहाँ पे अंदाजन देख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं कमिट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल रीडमी अपडेटेड, लेट्स सी, मेरे पास चेंज कोई नहीं आ रही। लेट मी थिंक अगैन, यहाँ पे रीडमी के अंदर चेंजेस क्यों नहीं अपडेट हुई। रेपोजिटरीज, टिप्स, डेटा एनालिस्ट रिपोर्ट, नहीं अभी तक वो चेंजेस जो हैं वो अपडेट नहीं हुई। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग। यस, नाउ दोज आर देयर। अब यहाँ पे इसको मैं अपडेट कर सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम लिया उसने समझने के लिए। ये अपडेट हो गई हैं, इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये रही जी सारी की सारी रिपोर्ट हियर, ठीक है। सो आप उसी के अंदर टेक्स्ट को मर्ज कर सकते हैं और चीज़ों को बना सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा, स्क्रिप्ट्स के अंदर जब आप जुपिटर नोटबुक को ओपन करेंगे ना, सो जुपिटर नोटबुक जो है इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी, ये रहे प्लॉट भी, ठीक है। सो अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आती या वार्निंग आती है, सो ये वार्निंग आपको सिस्टम के अंदर आई थी, इस वजह से यहाँ पे आ रही है, ठीक है। सो ये प्लॉट्स भी यहाँ पे पड़े हैं एंड यू कैन लिंक दैट बैक टू द रीडमी फाइल। सो ये आप पे डिपेंड करता है आप अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। इसको मैंने यहाँ से अपलोड कर दिया, मैं यहाँ से VS कोड को बंद करता हूँ एंड ये हो गया जी हमारा एक प्रोजेक्ट जो हमने डेटा एनालिस्ट की रिपोर्ट बनाई है सिंपली। सो आप इस तरीके से कई डेटा पे काम कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक के डेटा पे कर सकते हैं, FAO स्टेट्स के डेटा पे कर सकते हैं। मैंने जो लेक्चर आपको दिया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था डेटा गैदरिंग, सो मैं यहाँ पे बताता हूँ डेटा गैदरिंग। इसके ऊपर हमारा एक क्रैश कोर्स है जो तकरीबन 1.5 घंटे का है। आप FAO स्टैट, WB डेटा, यूरोस्टैट, याहू फाइनेंस और डिफरेंट किस्म के डेटा पे भी एनालिसिस सेम तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ कॉलम्स के नंबर्स और रोज के नंबर चेंज होने हैं, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। सो स्ट्रेटेजी सेम है, आप इसी तरीके से चीज़ों को देख के आगे लेके जा सकते हैं। होपफुली अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि डेटा एनालिटिक्स का पाइथन के साथ प्रोजेक्ट बनाना आज के दौर में कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए पाइथन कैसे यूज़ करनी है, आपको पता होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो किस तरीके से आगे चल सकता है, और आपको पता होना चाहिए कि आपको आउटपुट क्या चाहिए, ठीक है। मैंने मार्कडाउन को PDF के अंदर कन्वर्ट करके नहीं दिखाया आपको, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं दैट इज़ ओनली लाइक कपल ऑफ आई वुड से थिंग्स जो आपने लगानी है, और ये मार्कडाउन PDF के अंदर हो जाएगी। जैसे ये रीडमी की है ना, यहाँ पे आप कंट्रोल शिफ्ट P करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे मार्क डाउन टू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट भी आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट टू HTML भी आप कर सकते हैं, और मार्कडाउन टू PDF भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपके सामने ये PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी मार्कडाउन, एंड वो यहीं पे सेव हो जाएगी। और आप देख सकते हैं पहले HTML होगा, फिर आपके पास डिफरेंट किस्म की जो फाइल्स हैं वो जनरेट होंगे, एंड एट द एंड आपके पास यहीं पे PDF बन जाएगी, एंड हियर वी गो, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट P दबाना है, और उसके लिए मार्कडाउन ऑल इन वन की एक्सटेंशन होना आपके पास जरूरी है। मार्क डाउन ऑल इन वन, मार्कडाउन PDF एंड मार्कडाउन ऑल इन वन। सो ये एक्सटेंशन होना जरूरी है, वरना ये PDF के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। तो जनाबे वाला डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट बनाना बहुत आसान है, ट्राई करें, डिफरेंट डेटा पे ट्राई करें, और इसी डेटा को आप पावर BI में कर सकते हैं। लेकिन आप खुद देखें पाइथन ज़्यादा बेहतर है या पावर BI या टैबल्यू या एक्सेल, क्या चीज़ बेहतर लगी आपको। आपने 3-4 तरीके से देख ली हैं चीज़ें, अगर आप सही तरीके से सही टूल्स को यूज़ करें, मेरे ख्याल से पाइथन इज़ बेस्ट थिंग, क्योंकि टाइम कम लेता है और इतने ज़्यादा प्लॉट सेकंड्स के अंदर
आप खुद से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रीयूजेबल भी है, कोडिंग भी है, स्केलेबल भी है। सो आपको वो ड्रैग क्लिक नहीं करना पड़ रहा, आप सिर्फ कोड करते हैं और चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक? अब आपका टास्क ये है, आपने कम से कम एक प्रोजेक्ट ज़रूर बनाना है इस वीक, ताकि उस प्रोजेक्ट को आप गिटहब पे अपलोड करें। और ये जो मैं लेक्चर अपलोड करूँगा, आपने इसके कमेंट सेक्शन के अंदर उसका गिटहब का लिंक देना है, ताकि सभी एक दूसरे को हम कमेंट कर सकें। एंड ऑफ कोर्स डिस्कॉर्ड के सर्वर के अंदर भी आप वो लिंक देंगे।